नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहले वो डिटेल्स बता देते हैं, वो नंबर बता देते हैं जिस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ इस नंबर पर कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। और जब भी भेजें अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर आप भेजें। और अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। मनोज जैन है पृथ्वी पिनमार्ट से और कमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज शो की शुरुआत हम करेंगे बुलियन मार्केट से, और साथ ही इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। शुभांकर सेन है, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के। शुक्रिया शुभांकर सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, खबर है अब आप लोगों ने नई सब्सिडी के जरिए लैब डायमंड में भी एंट्री कर ली है। क्या कुछ है इस कारोबार में एंट्री के पीछे, आप वजह क्या है सर? देखिए, हम लोग का स्टडी और एनालिसिस यही बोल रहे हैं कि डायमंड तो कस्टमर्स का डिमांड हर टाइम था ही, बट जो न्यू जनरेशन कस्टमर्स है उनको भी बहुत तरीके का शौक है। और अगर लैब ग्रोन डायमंड इज नथिंग बट लाइक अ टेस्ट ट्यूब बेबी, सो डायमंड है मगर वो एक लैब में बन रहा है। तो ये जो एक डिमांड कस्टमर का आ सकता है, एंड स्पेशली हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बड़े साइज के डायमंड्स हैं, पॉइंटर्स, सॉलिटेयर्स, उसमें एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे कस्टमर के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा। ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी इंडस्ट्री में नया इनोवेशन, क्रिएटिविटी चलता रहता है। तो अगर एक नया प्रोडक्ट आया है, कस्टमर का भी क्यूरियोसिटी होता है। सो सपोज सॉलिटेयर राउंड एक आपको एक प्राइस में आएगा, अगर उसी का वैरायटी शेप्स, प्रिंसेस, हार्ट, ओवल, वो सारा चीज एक अलग ऑप्शन में आ जाता है, तो कस्टमर उसको यूज कर सकते हैं, उनके लिए वैरायटी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग लैब ग्रोन डायमंड का एक सब्सिडियरी कंपनी करके सिनेस ब्रांड बनाए और उस ब्रांड में ये लॉन्च किए। चीज जो प्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रहती है डायमंड के मार्केट में, नेचुरल है, लैब है, बहुत छोटे शहरों में और खास करके छोटे स्टोर्स में इस तरह की काफी दिक्कतें हैं। आप लीडिंग प्लेयर है, इसलिए मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपके स्टोर्स में, बड़े स्टोर्स में और जिनका जो हाई परफॉर्मेंस वाली जो आपके स्टोर्स है, क्या उस स्टोर्स में ऑन द स्पॉट चेक करने वाली कुछ मशीन है कि डायमंड चेक करके आप बता सकते हैं कि लैब है या नेचुरल है? और जब भी कोई रीसेल करने आता है तो आप लोगों की पॉलिसी क्या रहती है डायमंड में? तो हम लोग का स्टोर्स में अभी 4 या 5 स्टोर्स में हम लोग वो मशीन इंस्टॉल कर दिए, और भी मशीन्स हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं कि स्टोर्स में हम लोग वो चेकिंग के लिए दे दे कि कस्टमर्स का जो डायमंड आ रहा है या हम लोग जो बेच रहे हैं वो नेचुरल है या लैब ग्रोन है। हालांकि बैक एंड में सब चीज का हम लोग का सर्टिफिकेट होता है, टेस्टिंग हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक बार दो बार हर एक प्रोडक्ट को चेक करते हैं और देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट स्टोर जा रहा है वो एकदम नेचुरल हो। कोई लैब ग्रोन होता है तो रिजेक्ट हो जाता है। पर एट द सेम टाइम अभी स्टोर में भी कस्टमर का ट्रस्ट के लिए हम लोग वो मशीन्स इंस्टॉल करना चालू कर दिए। और जब कस्टमर्स कोई आता है एक्सचेंज करने के लिए, तो अगर उनके साथ वो बिल है या वो आईडी है या उनका मोबाइल नंबर है जहां से ट्रैक कर सके कि ये प्रोडक्ट कौन सा ईयर में कब खरीदा गया था, तो अगर वो वजन और वो सारा चीज मैच हो जाता है, तो जब वो एक्सचेंज करे तो उनको फुल वैल्यू मिल जाता है, कोई भी डिडक्शन नहीं है मेकिंग चार्ज के सिवाय। सो फुल डायमंड वैल्यू और फुल गोल्ड वैल्यू मिल जाता है। अगर वो बेचने के लिए आए तो जो भी उस दिन का सेलिंग प्राइस है उससे 10%, 15% लेस करके कस्टमर को पैसा वापस किया जाता है। सो इस हिसाब से उन कस्टमर का एक्सचेंज पॉलिसी चल रहा है। अंकल जी, एक और सवाल मेरे मन में ये है, अगर कोई किसी दूसरे स्टोर्स के, जो आपकी कंपनी का अगर ये डायमंड नहीं है, सेनको का नहीं है, किसी और स्टोर्स के डायमंड आपके पास रीसेल के लिए लाते हैं, उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, चाहे वो नेचुरल हो या लैब हो, तो उसमें आपकी एक्सचेंज पॉलिसी क्या होती होगी? कि अभी गोल्ड में जैसा इजीली एक्सचेंज हो जाता है, डायमंड के लिए अभी यूजुअली ब्रांडेड स्टोर्स में दूसरे का डायमंड ज्वेलरी एक्सचेंज उतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि उस डायमंड को खाली ज्वेलरी में फिट किया हुआ अवस्था में वो क्या क्वालिटी है, क्या है, चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर उसको तोड़ना पड़ेगा और वो डायमंड अलग से चेक करना पड़ेगा। चेक करके फिर हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये सारे कस्टमर्स के लिए होता नहीं है, ये कुछ स्पेशल कस्टमर्स के लिए, उनको कोई तकलीफ आ गया या कुछ जरूरत है तो हम लोग आउट ऑफ द वे में जाके वो कस्टमर्स को वो सर्विस देते हैं। नहीं तो हम लोग दूसरे ज्वेलर्स का
डायमंड ज्वेलरी लेके एक्सचेंज यूजुअली अवॉइड करते हैं। तो एक क्लैरिटी जरूरी है सर मार्केट में, ताकि दर्शक भी अवेयर रहे, ये ना रहे कि बायसनेस ही उसी तरह के सवाल ना हो। अब ग्राहकों के लिहाज से भी सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए मैंने पूछ लिया। सर, आप लोगों की जो QIP थी, इस फंड का इस्तेमाल आप क्या क्या कहाँ करने वाले हैं? देखिए, हम लोग इन शुरुआत में ये जो फंड्स है, ये हम लोग अपना जो वर्किंग कैपिटल लोन है उसको रिड्यूस करेंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लानिंग दो है। एक है कि हम लोग का जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है जो अच्छा कर रहा है, इस बार जब जुलाई अगस्त में ड्यूटी कट हुआ था तो हम लोग को जबरदस्त सेल देखने को मिला, और तब लग रहा था कि और भी अगर स्टॉक्स रहता और बेच पाते। तो जो टॉप परफॉर्मिंग स्टोर्स है उसमें हम लोग फिर स्टॉक को बढ़ाएंगे, ताकि कस्टमर्स और ग्राहक को और डिजाइन वैरायटी दे पाए और सेल बढ़ा पाए। और 150 करोड़ कुछ करीब वो हम लोग जो नया स्टोर्स अभी बनने वाले हैं, हम लोग का प्लानिंग है कि हर एक साल हम लोग 15 से 20 स्टोर्स बनाएंगे, 8 से 10 कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड और 8 से 10 फ्रेंचाइजी। तो जो कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स होंगे उसमें हम लोग फिर इन्वेंट्री और इसमें प्रोडक्ट्स जो लगाएंगे उसके लिए ये यूज होगा। तो इस हिसाब से नए स्टोर्स के लिए 150 करोड़, पुराने स्टोर्स के लिए 150 करोड़ और 100 करोड़ मार्केटिंग और ये बहुत सारा नया इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स जो भी करेंगे उसमें यूज करेंगे। ऐसे करके हम लोग ये 400 450 करोड़ का प्लान किया। के नए सब्सिडियरी की बात हो गई, आपके QIP प्रोसीड्स का आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्या विस्तार योजना, इस पर चर्चा हो गई। अब एक अहम सवाल जो दर्शक आपसे सुनना चाह रहे होंगे, आज से FOMC की 2 दिनों की बैठक है, ब्याज दरों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। हालांकि बाजार इस बार तो 0.25% कटौती को लेकर अनुमान लगाए हुए डिस्काउंट करके चल रहा है, लेकिन आगे सख्त रुख कहीं सख्त ना हो जाए, इस तरह की चिंता बाजार में है। उसका असर हमने इक्विटी मार्केट में भी देखा। क्या लग रहा है आपको? उससे पहले गोल्ड और सिल्वर में गिरावट भी दिख रही है। आगे का आउटलुक सोने का आपको कैसा दिख रहा है यहां से? देखिए, अभी तो ऑलरेडी 0.25% का फेड जो कट करेगा उसको ऑलरेडी आई थिंक डिस्काउंट हो चुका है। और फ्यूचर में जनवरी में जब नया प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो उसके बाद उनका पॉलिसी क्या रहेगा उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है। हालांकि उनका थॉट यही है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है, बिजनेस ऑफ US का बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो तो उनका एक मैंडेट है। और वो ऐसे करके ही आई थिंक नेक्स्ट 1 साल में 2 साल में हर एक साल 1 से 1.5% इंटरेस्ट थोड़े थोड़े करके कम तो होते जाएंगे। तो इसके लिए गोल्ड के ऊपर एक तो प्रेशर रहेगा कि गोल्ड का ऊपर इन्वेस्टमेंट का जो मतलब एक्साइटिंग है वो थोड़ा स्टॉक मार्केट इक्विटी के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा। पर ये भी देखना है कि उनका पॉलिसीज ऑफ से चाइना के अगेंस्ट में क्या लेते हैं, टैरिफ वॉर्स चालू हो जाएंगे कि नहीं, या कैसे क्या होगा। तो उसके लिए गोल्ड में अनसर्टनिटी में थोड़ा अपसाइड प्रेशर रहेगा। सो बहुत ही, अगर सच बताए तो नेक्स्ट ईयर गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही वॉलिटिलिटी रहेगा, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, तो ये भी गोल्ड बुलियन मार्केट को लेकर हो गया। और ट्रेंड अब एक बार बता दीजिए जाते जाते कि ज्वेलरी मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, मौजूदा भाव पे किस तरह की डिमांड है, इसके बारे में आप लोगों के स्टोर से क्या रिपोर्ट आ रही है सर? देखिए, अक्टूबर में धनतेरस नवरात्रि में तो अच्छा खासा तब रिजल्ट आया था, जो हम लोग का 1 महीने में ही ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का सेल हो गया था। और कस्टमर का वेडिंग रिलेटेड जो भी बाइंग है वही ज्यादातर हो रहा है। नवंबर में भी फर्स्ट 7 दिन थोड़ा स्लो था, फिर पिकअप ले लिया था। तो नवंबर भी अच्छा खासा गया। दिसंबर फर्स्ट वीक अभी धीरे धीरे शादी का सीजन ऑफ हो रहा है तो अभी थोड़ा फुटफॉल्स कम हो गया। मगर अगर Q3 में देखा जाए तो लास्ट ईयर के Q3 के मुताबिक मोटा मोटी वी आर स्टिल सीइंग अ 14-15% ग्रोथ मिनिमम, वो तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। और जो भी वेडिंग हैज बीन द ड्राइवर, सो शादी रिलेटेड जो भी बाइंग है वही मैक्सिमम हो रहे हैं। अभी सामने में जनवरी फरवरी में वैलेंटाइंस डे और बाकी वेडिंग का सीजन चलता रहेगा। सो वी आर पॉजिटिव दैट वेडिंग्स के लिए अपना ज्वेलरी का बिजनेस ठीक ठाक फुटफॉल्स होके गिफ्टिंग के साथ चलता रहे। डिमांड अच्छी है, आगे भी डिमांड आपको अच्छी लगने की उम्मीद है। 14-15% की ग्रोथ की उम्मीद भी आप लोग यहाँ से कर रहे हैं। शुक्रिया शुभांकर सेन सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और साथ ही आपने अपने कारोबार के बारे में विस्तार से चर्चा की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के विस्तार योजनाओं के लिए और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से आगे ग्रो करें सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपने दर्शकों के सवालों के जवाब के। कई सारे दर्शक हैं जो लगातार
कॉल भी कर रहे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, आपके सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे सवालों को शामिल करने की। दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पहले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। राहुल सोनी हैं, 94,300 रुपये पे इन्होंने चांदी खरीद रखी है। मनोज जी, क्या करना चाहिए? 94,300 रुपये की चांदी बाई है, भाव काफ़ी नीचे आ चुका है, 90,000 के करीब है, क्या करें अब? नमस्कार यशवंत जी, बिल्कुल यहाँ पे एक वीक में जो है बड़ा फॉल देखने को मिला है। जब यूएस के पीपीआई के नंबर्स आए थे पिछले सप्ताह, उसके बाद से हमने एक नी जर्क रिएक्शन जो है सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखा था। हालांकि इन्होंने ऊपरी स्तरों पे बाइंग किया है और वहां पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन फेड मीटिंग के पहले एक यहाँ पे दबाव जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि कल से फेड मीटिंग आउटकम्स के बाद एक ट्रेंड जो है यहाँ चेंज होना चाहिए। तो अगर इन्होंने लंबी अवधि के नजरिए से खरीदा है तो 88,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ शॉर्ट टर्म में वापस इनके भाव के आसपास जो है कीमतें आती हुई नजर आएगी अगले 1 से 2 सप्ताह में। तो 88,800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। जरूर। ओके, तो ये व्यू है आपका चांदी को लेकर। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अशोक हैं, इन्होंने सवाल भेजा है कि क्या गोल्ड 74,000 रुपए तक आ सकता है क्या? अशोक जी ने अमरावती से सवाल भेजा है। मनोज जी, अशोक जी का जवाब दे दीजिए, क्या लग रहा है 74,000 मुमकिन है क्या? इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है और डिपेंड करेगा कि कल फेड मीटिंग के आउटकम्स क्या रहते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि गोल्ड यहाँ लंबी अवधि से 2588 जो सपोर्ट्स लेवल है उसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो उस लिहाज से 75,000 75,500 के रेंजेस में एक अच्छे सपोर्ट जो सोने में बने हुए हैं। और जिस तरह से रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे भारतीय बाजारों में है। तो आज और कल दिन के सत्र में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक बार 76,400 76,000 फेड मीटिंग के आउटकम्स के पहले यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी 74,000 जैसी संभावना यहाँ पे नजर नहीं आती। अगले दर्शक हमारे साथ रुचिका हैं, पंचकूला से। एल्युमिनियम इन्होंने 245 रुपए पर खरीदा है। मनोज जी, क्या करें? होल्ड करें, एग्जिट कर जाएं, क्या करना चाहिए इनको? अगर इन्होंने छोटी अवधि के लिए खरीदा है तो अभी जो रेंज है एल्यूमिनियम की वो 238 से 247 की है। और हम देख रहे हैं कि 238 के सपोर्ट्स लेवल एल्यूमिनियम लंबी अवधि से होल्ड कर रहा है। तो अगर छोटी अवधि के लिए खरीदा है तो इनके भाव के आसपास निकल सकते हैं। वहीं अगर लंबी अवधि की बात करें तो हमारा मानना है कि वर्ष 2025 में एल्यूमिनियम बेस मेटल पैक में एक बेहतर कमोडिटी रह सकती है और ऊपर में 280 तक भी यहाँ पे जाने की संभावनाएं नजर आती है। तो अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 218 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। वहीं छोटी अवधि के लिए अगर खरीदा है तो अपने भाव के आसपास निकलने की सलाह रहेगी। चलिए, हमारे साथ सादरी जी भी बने हुए हैं। सादरी जी, आपके पास अब आ रहा हूं। अगला सवाल है हमारे पास मनोहर सिंह जी का, जैसलमेर से। इनका सवाल है कि बाड़मेर जैसलमेर में 8 दिसंबर को तेज आंधी चलने से जीरे और इसबगोल की फसल को काफी नुकसान हुआ था। क्या लग रहा है आगे जीरे की चाल कैसी आपको दिख रही है? क्या सलाह देंगे इनको, मनोहर सिंह जी को? नमस्कार शमोन जी। नमस्कार। जीरा में सर मेरी सलाह ये रहेगी कि हालांकि इन्होंने जिस तरह से कहा कि राजस्थान साइड में फसल को थोड़ी बहुत खराबी हुई है, पर जीरा का जो मेन क्रॉप है वो ज्यादातर गुजरात की सोइंग पे ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है। हालांकि जो करंट आंकड़े वो हिसाब से सोइंग पिछले साल के मुकाबले काफी स्लो रही है। तकरीबन 4.25 लाख हेक्टेयर में सोइंग अब तक हो चुकी है, जो पिछले साल तकरीबन 5.25 लाख के आसपास थी। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रही कि जीरा में अभी यहाँ पे करंट लेवल्स पे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी वाले आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि सोइंग पिकअप होगी, अभी भी थोड़ा और टाइम बाकी है। तो जहां तक हो सके रेंज बाउंड व्यापार करे। अगर 24,700 या 24,500 के आसपास बाजार आता है तो वहां से बेच के चले, और अगर 23,500 के आसपास के लेवल्स हो तो ही यहाँ से 500-700 रुपए के लिए बाइंग करे। कोई एक तरफा तेजी वाले माहौल करेंटली मुझे नजर नहीं आ रहे। धनिया और हल्दी, इन दोनों में क्या राय बन रही है सादरी जी? हल्दी में विश्वमोहन जी, हमने पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि थोड़ी बहुत उसमें तेजी आती है, पर जैसे ही हम 8,000 के लेवल्स धनिया क्रॉस करता है वैसे ही वहां पे एक तरह से तेजी को रोक लग जाती है। 8,000 के ऊपर का नेक्स्ट लेवल नहीं सस्टेन कर पा रहा है। जहां तक कि हमने देखा पिछले 1 से 2 महीने के अंदर 7100 से या तकरीबन 7300 लेके 8,000 तक का लेवल तो आ गया, लेकिन 8,000 आते ही वापस 76 7700 की तरफ थोड़ी वीकनेस आने लगती है, क्योंकि फिजिकल का डिमांड उन लेवल्स पे थोड़ा कमजोर हो जाता है।
तो मेरी यही सलाह रहेगी कि धनिया में हाल में एकदम कोई तेजी वाला माहौल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर के प्राइसेस नहीं सस्टेन कर पा रहे। अगर आपको कभी भी ये 7900 या एक्सेस ऑफ 7900 के लेवल्स पे अगर आपको जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो वहां से 100 रुपए के लिए आप एक बार के लिए सेल करके चल सकते हैं। क्योंकि ये हफ्ते तो सारी कमोडिटीज में थोड़ा मंदी का माहौल इसलिए रहेगा क्योंकि जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिलीवरी का प्रेशर है, तो वो जनवरी या जो भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी दिखेगा। तो वो लिहाज से धनिया में करेंटली तेजी का व्यापार ना करे। हल्दी में करेंटली एक बार के लिए ये सीजन का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर अभी कल से खत्म हो जाएगा, और अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है अप्रैल, अभी काफी देर है उसमें, 3-4 महीने आगे का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है वो। तो उसमें काफी जो भी आगे का प्रोग्रेस है वो इस बात पे निर्भर रहेगा कि सोइंग के क्या आंकड़े आते हैं। सोइंग के आंकड़े फिलहाल अवेलेबल है नहीं, तो एक बार के लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिले। तो हल्दी में एक बार के लिए आप बाइंग का व्यापार कर सकते हैं। तकरीबन करंट लेवल से 14,650 से 14,700 के लिए बाय कर सकते हैं अप्रैल वायदा, और स्टॉप लॉस 14,150 से 200 के आसपास का मेंटेन करें। चलिए, तो ये व्यू आ गया है आपके पास हल्दी का, जीरा का और धनिया का। एक और रिपोर्ट है एग्री मार्केट को लेकर, वो है रबी फसलों की रिपोर्ट है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय जैन हैं, कारोबारी है, गेहूं में ज़्यादा ट्रेड करते हैं ये। रबी फसलों की सबसे पहले आपको रिपोर्ट ये है कि अब तक जो कुल जो सोइंग हुई है वो पिछले साल से करीब करीब 0.5% ज़्यादा है, और गेहूं की बुआई काफ़ी ज़्यादा हुई है, 3% से ज़्यादा पिछले साल से ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं लाख हेक्टेयर में। और जो बुआई कम हुई है वो है तिलहन की, और खास के सरसों की बुआई पिछले साल से करीब करीब 5.5% कम है। अजय जी, क्या वजह है, क्यों सरसों से मोह भंग हुआ है किसानों का, और गेहूं पर वो क्यों फोकस कर रहे हैं? अजय जी। सोइंग, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, गेहूं की सोइंग के लिए किसानों को सबसे ज्यादा प्रेरित गेहूं के भाव ने किया है। पूरे साल किसानों को इसके बहुत अट्रैक्टिव रेट मार्केट में मिले, इसके कारण गेहूं की ओर किसानों का आकर्षण बढ़ा। और कुछ बाद की बारिशों से सॉइल मॉइस्चर अच्छा होने के कारण भी गेहूं की खेती की ओर थोड़ा सा किसानों का रुझान बढ़ा है। और आपको गेहूं की इस बार बम्पर फसल होगी, और सरसों के दाम बढ़ सकते हैं क्या? आपका सेंस क्या कह रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हैं सर इसको? देखिए, दाम एक अलग मैटर है, लेकिन आज हम सोइंग की बात करें तो सरसों की सोइंग निश्चित तौर पे पिछले साल के मुकाबले इस बार 5-7% कम ही होना है। उसके बहुत सारे रीजन हैं कि इस बार जब सोइंग का टाइम था, राजस्थान में वेदर काफी गर्म रहा, तो वहां पर इसका सोइंग कम हुआ। एमपी में लास्ट ईयर इसकी क्वालिटी और यील्ड को लेके काफी इशू रहे एमपी के किसानों का, इसलिए इससे मोह भंग हुआ। और एमपी के किसानों ने मस्टर्ड को काफी मात्रा में रिप्लेस किया है, बड़ी मात्रा में गेहूं से, लहसुन से और चने से रिप्लेस किया है मस्टर्ड को। ये आप लोगों की रिपोर्ट है सर। गेहूं के प्राइस को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है, आगे किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं गेहूं में? देखिए, गेहूं की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रही हैं, और कीमतों का सीधा सा संबंध अभी सरकार की ओएमएसएस जो पॉलिसी है उसी पे निर्भर रहने वाला है। जैसे जैसे हम नए साल की तरफ बढ़ेंगे 2025 में जनवरी में ओएमएसएस में ऑक्शन होने वाली क्वांटिटी में भी हम बढ़ोतरी देखेंगे, जिससे कि मार्केट में सप्लाई और बढ़ेगी। तो हो सकता है कि गेहूं की कीमतों में यहाँ पे एक रुकावट जरूर देखी जा सकती है, लेकिन हाँ, अभी हम शॉर्ट टर्म में इसमें मंदी का ट्रेड नहीं समझ सकते, और आगे आने वाले दिनों में जनवरी और फरवरी के बीच में ओएमएसएस के टेंडर की क्वांटिटी के ऊपर इसका प्राइस का निर्धारण रहने वाला है। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए अब बात कर लेते हैं चीनी की। चीनी उत्पादन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, इस्मा की तरफ से ये जारी किया गया है। 2024-25 शुगर सीजन में अब तक
करीब करीब 61.5 टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। 15 दिसंबर तक की ये रिपोर्ट इस्मा की तरफ से जारी की गई है। पिछले सीजन में अब तक ये 74 लाख टन उत्पादन चीनी का हो चुका था, यानी पिछले सीजन के मुकाबले ये कम उत्पादन है। अब तक अगर मिलों के काम की अगर बात करें तो 477 चीनी मिलों में काम जारी है, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब करीब 496 मिलों में काम जारी था। कर्नाटक में मिलों में शुरू होने में करीब 7 से 12 दिनों की देरी हो गई थी, और महाराष्ट्र में पिछले साल के मुकाबले मिलों को काम करने में 15 से 20 दिनों की देरी शुरू हुई है। इथेनॉल के लिए इस साल 40 लाख टन शुगर डाइवर्जन का अनुमान है इस्मा का। पिछले साल इथेनॉल के लिए 21.5 लाख टन शुगर डाइवर्ट हुआ था। तो ये रिपोर्ट इस्मा की तरफ से जारी किया गया था, जिसे हमने आपके पास शेयर कर दी। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हंसमुख है गुजरात से, इन्होंने सवाल भेजा है कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस पर कि क्या करना चाहिए। मनोज जी, क्रूड और नेचुरल गैस आपकी क्या कॉल है, फटाफट से बता दीजिए, बहुत दर्शक है कतार में सर। कच्चे तेल में हमारा मानना है कि दायरे का ट्रेड बना रह सकता है। अभी जो रेंज है यहाँ पे 5,880 से 6,020 की है, तो अगर निचले स्तरों के आसपास भाव आते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए। अभी वर्तमान लेवल पे कोई रणनीति नहीं रहेगी। वहीं नेचुरल गैस में भी जो रेंज है वो 260 से 285 की यहाँ बनी हुई है, तो नेचुरल गैस में भी रेंज के निचले स्तरों पर 268 के आसपास भाव आए तो वहां बाय करें। 261 के स्टॉप लॉस से 280 के लक्ष्य के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से और प्रवीण है पुणे से। दोनों का एक ही सवाल है कि नेचुरल गैस में क्या करें, टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। मनोज जी। बिल्कुल, अभी जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एक दायरा बना हुआ है, लेकिन निचले स्तरों पर हम लगातार सपोर्ट देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ऊपरी लेवल पे बाय ना करें। 268 के आसपास बाय करें। 261 के स्टॉप लॉस से 280 के लक्ष्य यहाँ रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ गोपाल हैं दिल्ली से। 76,660 रुपए 76,660 पर गोल्ड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। मनोज जी, क्या करना चाहिए इनको? स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए 77,040 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 76,400 के आसपास के भाव मिले तो वहां पे पोजीशन से एग्जिट ले लें। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं कृष हैं दिल्ली से। कॉपर पर जाना चाहिए कि कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में क्या करें मनोज जी? ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ऊपरी लेवल से हमने काफी हेल्दी करेक्शन यहाँ आते हुए देखा है, तो हमारा मानना है कि कहीं भी कॉपर में 8,004 से 800 के रेंजेस में अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 802 के आसपास के अगर भाव मिले तो वहां बाय करना चाहिए 788 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 820 के रहेंगे, तो पोजिशनल कॉल रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ पूजा माहेश्वरी हैं। 78,000 रुपए पे इन्होंने सोना खरीदा है, नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए मनोज जी अब इनको? शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर सोने में देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इवन 75,500 के आसपास आए तो वहां पे एक एवरेज करने की सलाह रहेगी। और यहाँ पे हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 महीने में फिर एक बार कीमतें इनके भाव के ऊपर के स्तर जो है वो दिखा सकती। अगले दर्शक हमारे साथ वी जैन है। 92,548 पे 5 लॉट चांदी बाई कर रखी है, नुकसान हो रहा है, क्या करे, होल्ड करे या एग्जिट कर जाए मनोज जी? मेरा मानना है कि यहाँ पे 88,800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को एक बार होल्ड करना चाहिए। फेड मीटिंग आउटकम के बाद एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। हम अब ग्वार पर एक राय ले रहे थे, हालांकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल अभी बचे हैं। सादरी जी, ग्वार सीड ग्वारगम क्या राय बन रही है अब? विष्णु जी, ग्वार सीड ग्वारगम में फिलहाल मैं कोई तेजी वाला व्यापार नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी भी अराइवल्स काफी जोर शोर से आ रही है। दिसंबर एंड तक तकरीबन 50% फसल आ चुकी होगी, और हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से तकरीबन 5100 की रेंज में ही घूम रहा है मार्केट। हर महीने जो बायर है वो तकरीबन 70 रुपए का बदला दे देता है, पर उतने का तो भाव पूरे महीने में नहीं बढ़ता है। तो मेरी सलाह यही है कि इसको अगर एक छोटा मोटा यहाँ से 75-100 रुपए का उछाला आ भी जाता है तो वहां से एक बार के लिए बेच कर ही चले। करंट सिनेरियो में मैं ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में से तेजी के व्यापार की सलाह नहीं दूंगा। एक छोटा जवाब कॉटन केक पर दे दीजिए सादरी जी, क्या लग रहा है यहाँ से किस तरह की चाल आपको दिख रही है? कॉटन को केक में विष्णुमोहन जी अराइवल जोर शोर से आ रही है। यूएस एफडीए ने अपना जो क्रॉप एस्टिमेट था, जो नवंबर में 102 लाख हेक्टर का था, वो दिसंबर में रिवाइज होकर 106 लाख हेक्टर हो चुका है। अराइवल का प्रेशर काफी जोर शोर से आ रहा है, जो प्राइजेस में भी दिख रहा है। और तकरीबन कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने पिछले 6 महीने का लो देखा है कॉटन सीड ऑयल केक में।
कॉटन सीड ऑयल के एक में करंट लेवल से और या फिर यहाँ से अगर कुछ 30-40 रुपए का उछाल आता है तो वहां से भी एक बार के लिए करंट सिनेरियो में बेचने की सलाह रहेगी। ओके, शुक्रिया सादरी जी आपका, मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, उनके सभी सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी फटाफट को यही समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।